नमस्कार सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं राजस्थान भूगोल की क्लास में। देखो आज हम जो क्लास में बात करेंगे वो सीईटी 2024 के एग्जाम को लेकर कितने लेवल के प्रश्न आते हैं, है ना। ये 2022 का पेपर है। इसके अंदर दोनों तारीख दोनों जो डेट को पेपर हुए थे वो दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए जो हम है वो आपके लिए दो क्लास लेकर आएंगे। टोटल पर्सन 40 के आसपास हैं। एक क्लास में हम लगभग 23 के आसपास 20 या 23% जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। राजस्थान भूगोल में किस प्रकार के किस लेवल के प्रश्न आते हैं और किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं, थोड़ा सा ध्यान करके चलना। हमें उतना ही पढ़ना है क्योंकि अब एग्जाम को जो टाइम है वो बहुत ही कम रह गया है। ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो ध्यान से पढ़ो भाई। बीकानेर जिले से बीकानेर जिले से प्रवाहित बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है। देखो आपको अगर बात पता हो तो बीकानेर राजस्थान का ऐसा जिला है जहां कोई नदी नहीं बहती है। अब बीकानेर के अंदर जो है वह याद रखिएगा कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान का कौन सा जिला जहां कोई नदी नहीं बहती? बीकानेर। तो इसमें जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए नंबर जो है वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कांतली नदी जो है वो कहां बहती है? सीकर के अंदर। कांतली नदी कहां बहती है? सीकर। और मेंथा नदी की अगर हम बात करें तो यह जयपुर से होते हुए नागौर में सांबर झील में अपना जल डाल देती है। और घग्गर नदी जो है वह हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर बहती है। आपको जो जीके याद रखना है मेरे भाई वो ओल्ड जीके ही याद रखना है। ये बात आप ध्यान में रखना। न्यू जीके के लिए जो है वो आप टाइम मत खराब करो। ओल्ड जीके जो आपने पहले पढ़ा उसी को पढ़ो, प्रश्न वहीं से ही आएंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है। गारंटी के साथ ये जो बात है वो हम कह रहे हैं आपको। ठीक है। उत्तम श्रेणी का कोयला। देखो कोई ज्यादा लेवल के प्रश्न जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है। सबसे उत्तम सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है ना, सबसे घटिया किस्म का वो होता है पीट। लेकिन ए वाला जो कोयला होता है वो सबसे बढ़िया किस्म का होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे बढ़िया। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? राजस्थान के अंदर जो कोयला पाया जाता है, राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है उस कोयले का नाम है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला जो है वो पलाना की जो खान है वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर। ये बात जो है वो आपको याद रखनी है। तो उत्तम श्रेणी का जो कोयला है उसका नाम क्या है? एंथ्रेसाइट। क्या नाम है? एंथ्रेसाइट। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहा बहु उत्पाद सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया है? तो सेज काफी है राजस्थान के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन काफी है। जिसमें हमसे जो पूछा गया है वो महिंद्रा सेज के बारे में, इसके बारे में पूछा गया है महिंद्रा सेज। और महिंद्रा जो सेज है वह राजस्थान की राजधानी, अरे राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। तो महिंद्रा जो सेज है वो कहां पर है? वह है जयपुर के अंदर। और कोटा की बात की जाए तो कोटा को बोलते हैं औद्योगिक नगरी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी के साथ साथ अगर प्रश्न पूछा जाए शिक्षा नगरी, अरे भाई बताओ शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? तो आप बताओगे औद्योगिक नगरी और शिक्षा नगरी कहते हैं कोटा को। और इसमें देखो अलवर के अंदर अगर हम नीमराणा के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर है जापानी पार्क। जापानी जो पार्क बना है, जापानी जो पार्क बना है वो कहां बना है? नीमराणा अलवर के अंदर। जापानी जोन जो घोषित किया गया वो किस क्षेत्र को? अलवर को। और लगभग आपको जो फैक्ट्रियां देखने को मिलेंगी वो अलवर के अंदर। कहां देखने को मिलेंगी? अलवर के अंदर। ये बात याद रखना। फिर हम देखो ये प्रश्न जो आपको दिखा रहा हूं मैं फर्स्ट और सेकंड सीटी के अंदर, है ना, केवल जियोग्राफी के जो प्रश्न है वो आपके सामने लाए हैं। किस टॉपिक से? यानी उद्योग से आपको प्रश्न जो है वो देखने को मिला है, खनिज से जो है वो प्रश्न आपको देखने को मिला है अभी तक। राजस्थान में निम्न में से राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, राजस्थान का पहला कोयला आधारित जो है वो सूरतगढ़ है, कोटा है, छबड़ा है या कालीसिंध है? राजस्थान का पहला कोयला आधारित जो थर्मल पावर प्लांट है वो है सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र। याद रखना हमसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ऊर्जा टॉपिक के अंदर भी जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक थोड़े से भूगोल के टफ टॉपिकों के अंदर जो है नाम आता है इनका, तो आप इनको हल्के मत लेना है और छोड़ना भी नहीं है। देखो ऊपर ऊपर से प्रश्न आया, लेकिन प्रश्न तो आया लेकिन आया ऊपर ऊपर से है। क्लियर? हाँ।
और छबड़ा कहाँ है सर? छबड़ा संयंत्र जो है वो कहाँ है? बारां के अंदर। छबड़ा जो संयंत्र है वो कहाँ है? बारां में। और कालीसिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र है झालावाड़ के अंदर। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम इसके लिए एक ट्रिक पढ़ते होते हैं, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। गुरु से दिल लगाकर, शुरू की 4 तो आपको याद रखनी ही रखनी है। लगा कर, जरा आशा रखो तारा। गुरु से जो चोटी हो गई उसका नाम है गुरु शिखर। इसका मतलब ये हुआ अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है शेरगढ़। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ये तीनों के तीनों ही। और जरा से याद रखोगे, जरा जरा महकता है। जरा से आप याद रखोगे मेरे भाई, जरगा। जरा से क्या याद रखोगे? जरगा। लेकिन प्रश्न जो पूछा गया है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो आप बताओ सभी प्रिय साथी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेरगढ़ जो है वह है सिरोही के अंदर। वह कहां है? सिरोही के अंदर। अरे बताओ शेरगढ़ चोटी कहां है? सिरोही में। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। नागौर जिले के अंदर, बहुत प्यारा प्रश्न है, नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है? देखो एक बात याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जो झील देखने को मिलती है, सर्वाधिक खारे पानी की जो झील देखने को मिलती है वो कौन से जिले में मिलती है? तो आप बताओगे सर राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील है नागौर में। देखो रेवासा की झील की अगर मैं आपको बात बताऊं तो रेवासा झील है सीकर के अंदर। रेवासा झील कहां है? सीकर में। तो इसका राइट उत्तर ये हो गया। डेगाना हो या डीडवाना हो या कुचामन, यह तीनों जो झील देखने को मिलेंगी वो आपको कौन से जिले में देखने को मिलेंगी? नागौर के अंदर। अच्छा एक मुझे बात बताओ आप, एक झील है चोपड़ा राजस्थान में, ये बताओ चोपड़ा झील कहां है? बिल्कुल जल्दी जल्दी बताओ, चोपड़ा झील। बिल्कुल, चोपड़ा झील कहां है? पाली। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं पिथमपुरी झील, पिथमपुरी जो झील है वह राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आप बताओगे सर पिथमपुरी जो झील है वह राजस्थान के सीकर जिले में है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये उत्तर दिखोगे, मैं सारों का जो है वो उत्तर चेक करूंगा। आप बताओ पिछोला झील जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? क्लियर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री है? देखो मैंने कहा फैक्ट्रियों की अगर बात आए, फैक्ट्रियों की बात आए तो आप नाम याद रखना कौन से जिले का? अलवर जिले का। अरे भाई कौन से जिले का नाम याद रखोगे? अलवर जिले का। क्लियर, ये बात समझ में आ गई ना। और अलवर के अंदर ही एक स्थान है जिसका नाम है भिवाड़ी। कौन सा स्थान है? भिवाड़ी। अगर आपसे प्रश्न पूछे राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अरे बोलो भाई, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे भिवाड़ी को। अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हम जो है वो आपके लिए मेंटोरशिप जो प्रोग्राम है, मेंटोरशिप जो प्रोग्राम है वो लेके आए हैं, है ना। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम की जो क्लास है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम की क्लास जो है वो 21 अगस्त से शुरू हो जाएगी। 21 अगस्त से जो है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और इसके अंदर जो हमने चैलेंज लिया वो 30 दिनों का, 30 दिन के अंदर आपका जो है वो मेंटरशिप के अंदर मेन जो बूस्टर सब्जेक्ट है वो आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। सुबह जो है वो आपको टॉपिक पढ़ने होंगे, जैसे मान लो राजस्थान की जियोग्राफी की बात करें तो 5 क्लासों में पूरी राजस्थान की जियोग्राफी आपको करवाई जाएगी रिवीजन के तौर पे। और हम जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल जो जीके बाय अजय सर है उस पे आपको पहले सुबह एक टारगेट देंगे, एक टास्क देंगे कि आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं शाम को 7 बजे से पहले। फिर वो 3 टॉपिक आप पढ़ लोगे और उस 3 टॉपिक की जो क्लास है वो शाम को 7 बजे होगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगी। इससे आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा जो है वो मजबूती देखने को मिलेगी। क्लियर। अब ये याद रखोगे आप, हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री जो है वो अलवर में है। हाँ, चंबल और अधिक जानकारी के लिए हम आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल जो है अपना वो यूट्यूब के नाम से ही है, जीके बाय अजय सर। यहाँ जो है वो आपको जानकारी मिल जाएगी और पूरी जी तोड़ मेहनत के साथ मेरे भाई मैदान में उतर जाओ। बहुत टाइम हो गया, हमने इंस्टाग्राम पे रील्स में टाइम बिता दिया, बहुत इंजॉय कर लिया। 1 महीना है, 300 में से अगर आप 120 मार्क्स लेके आते हो,
120 मार्क्स लेके आते हो तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे, इससे प्लस वाली कैटेगरी में आप आ जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और इतने में आपका सीईटी क्वालिफाई माना जाएगा। अगर इससे आप कम रहते हो तो कोई मतलब आप कहीं रह रहे हो, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, तो मतलब मजे वाली बात नहीं है। फिर आप ऐसे मान लीजिएगा कि जीवन में आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि इस एग्जाम में आपके इतने परसेंट नहीं आ रहे हैं, फिर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के उद्देश्य से आए हो, तो मतलब फिर मजे वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे कौन से राज्य हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो, एक तो परियोजना का प्रश्न आता है माही। माही की बात करें, माही बजाज सागर परियोजना की बात करें, माही बजाज सागर परियोजना की बात करें, तो वो तो है राजस्थान और गुजरात की। जबकि बात करें हम चंबल परियोजना की, तो याद रखना यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। इस चंबल परियोजना का जो निर्माण है वो 3 चरण में किया गया था। इसका जो निर्माण है वो कितने चरण में हुआ था? 3 चरण में। और 3 चरण में इसका निर्माण करके इसके ऊपर 4 डैम बनाए गए। कितने बांध बनाए गए थे इस पे? 4। और 4 बांध में अगर हम पहले बांध की बात करें तो पहला बांध का जो नाम है वो है गांधी सागर। दूसरे बांध का जो नाम है वो है राणा प्रताप सागर। तीसरे बांध का जो नाम है, सॉरी, दूसरे बांध का जो नाम है वो कोटा बिराज। इन दोनों बांध का जो निर्माण होता है वो फर्स्ट चरण में। सेकंड चरण में जो बांध बना था, देखो 2 ऐसे लिखा जाता है, तो याद रखना राणा प्रताप सागर। और तीसरे चरण में जो है वो जवाहर सागर। ये बांध जो है वो इस पे बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। टोटल चंबल परियोजना 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है, जिसमें से 50% हिस्सा राजस्थान का है, यानी 193 मेगावाट के समथिंग। 193 मेगावाट राजस्थान का और 193 मेगावाट मध्य प्रदेश का। चंबल परियोजना में 50% हिस्सा राजस्थान लेता है और 50% कौन सा लेता है? मध्य प्रदेश। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो भी बहुत प्यारा है, यानी वन से जो है वो भी प्रश्न पूछा गया है। क्लियर? वनों से। वृक्षों में कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है, जहां से गोंद की ज्यादा प्राप्ति होती है? गोंद तो आपने पता ही होगा, गोंद तो सभी को। देखो, बात की जाए धोकड़ा वन, तो धोकड़ा वन जो है वो, उसका प्रश्न ये बन सकता है राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से हैं? सर्वाधिक जो पाए जाने वाले वन है वो तो है धोकड़ा। लेकिन आपको याद रखना है ये जो सालर वृक्ष है ये गोंद के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है। गोंद के लिए अच्छा स्रोत जो माना जाता है वो कौन सा? सागवान वृक्ष। क्लियर? सॉरी, सोलर वृक्ष। कौन सा वृक्ष? सोलर वृक्ष। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? राजस्थान में बार बार अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो इसका एक ही कारण है। देखो, पूरा काम जो है, पूरा सर्कुलेशन जो है वो चलता है वर्षा के ऊपर, और राजस्थान में कोई वर्षा फिक्स नहीं है, अनियमित वर्षा जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वर्षा की न्यूनता है। वर्षा की क्या है? न्यूनता। सर, वनों की कटाई उपयुक्त नहीं हो सकता? देखो, क्या राजस्थान में वनों की कटाई होती है क्या? आप थोड़ा दक्षिण भारत में जाना, आप देखोगे कि सर वास्तव में राजस्थान से ज्यादा तो वनों की कटाई यहाँ हो रही है। भूमि का कटाव, ये कोई मालवा क्षेत्र देखो आप, मध्य प्रदेश के आसपास वाला, वहां भी भूमि का कटाव खूब होता है। जल का अविवेकपूर्ण उपयोग, सारे मतलब कोई अब ऐसे है कि राजस्थान वाली सदुपयोग करते हैं, मतलब कुप्रयोग करते हैं जल का? ऐसे तो नहीं है। अदर राज्य भी होंगे, बिहार में चले जाओ आप, कहीं भी कोई राज्य स्टेट देखो, ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे गोवा वगैरह देखें तो ये चलो, केरल वगैरह ये थोड़े संभले हुए हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो सबसे बढ़िया कारण जो हमें लगा वो ये लगा, अनियमित वर्षा। और एग्जामिनर ने जो उत्तर माना वो यही माना था। ये प्रश्न वर्ल्ड जियोग्राफी से, अच्छा, प्रश्न वर्ल्ड जियोग्राफी का नहीं, इसमें थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर दिया उन्होंने। क्या? निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान जालोर में पाई जाती है? गेब्रो, ग्रेनाइट, रायोलाइट और बेसाल्ट। अब देखो, ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं, साथ ही देखेंगे, अरे यार ग्रेनाइट सिटी तो जालोर को कहते हैं। एक तो हो गया ग्रेनाइट, बिल्कुल आपकी एकदम बात सही है, एक तो हो गया ग्रेनाइट। अब आपको ये तो चलो पहचान लिया। अब गेब्रो, रायोलाइट, बेसाल्ट में से बेसाल्ट तो नहीं होगा, क्योंकि देखो बेसाल्ट ज्वालामुखी से जो है वो बनती है चट्टाने, ठीक है? बेसाल्ट चट्टाने जो वो इसके अंदर नहीं आएंगी। क्लियर? चट्टाने 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टाने, परतदार चट्टाने और कायंत्रित, है ना? तो आग्नेय चट्टाने जो है वो सबसे प्राचीन चट्टाने हैं, इसमें जीवाश्म के अवशेष भी नहीं पाए जाते हैं।
वो कौन सी चट्टानें होगी? आग्नेय। तो आग्नेय चट्टानों में एक आएगा अपने रायोलाइट। ये सबसे प्राचीन चट्टानें जो है वो कौन सी है? आग्नेय चट्टानें। चट्टानें की 3 किस्म होती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो ये होगा। क्लियर? प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ग्रेनाइट और रायोलाइट, ये आग्नेय चट्टानें जो जालौर में पाई जाती है। अब हम बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, तो यहाँ बहुत प्यारा प्रश्न जो है वो दिया गया है, और हमसे जो बात पूछी गई है वो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को लेकर जो है वो बात की गई है, बात पूछी गई है। चलो भाई देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार से है। यदि हम बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, तो यहाँ से शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा? यहाँ। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर। अब भाई राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर। अब ये लोग आए गंगानगर, और गंगानगर आके बोला रहा थे यहाँ के लोग तिस्से नहीं मरते क्या? मैं बोला कौन नहीं मरा, क्योंकि यहाँ 12 महीने नदियां चलती है। 30/12, 30/12, 30/12 उत्तरी अक्षांश, क्योंकि राजस्थान किस अक्षांश रेखा में आता है? उत्तरी अक्षांश में। भारत भी उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए उत्तरी अक्षांश माना जाएगा इसका उत्तर। तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, ठीक है। उत्तर वाला जो ये है वो उत्तर राइट माना जाएगा, दक्षिण वाला उत्तर राइट नहीं माना जाएगा। अब यहाँ दिशा तो दक्षिण है, लेकिन राजस्थान किस अक्षांश में आता है? राजस्थान उत्तरी अक्षांश में आता है, इसीलिए 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? अच्छा, कौन सा जलवायु कारक है जो 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 जलवायु को प्रभावित करने के लिए या निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? देखो, हम जलवायु को प्रभावित करने वाले 8 कारक पढ़ते हैं, और कई साथी कहते हैं गुरुजी ये क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें? अब देखो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं। समुद्र तल से दूरी, बिल्कुल ये हम बात जो है वो पढ़ते हैं। प्रचलित पवने, वर्षा का समान वितरण और तापमान। देखो वर्षा का समान वितरण रहता नहीं है, वर्षा का समान वितरण जो है वो नहीं रहता है। क्या वर्षा एक जैसी रहती है क्या पूरे भारत में? ऐसा नहीं है। वर्षा का असमान वितरण हो सकता है, समान वितरण नहीं होगा। कैसे? जैसे मैं बताऊं, दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है मासिन राम में, और मासिन राम भी भारत के अंदर है। कहाँ? मेघालय में। अगर मैं आपको बात बताऊं कि अपने कम वर्षा जो है वो देखने को मिलेगी जैसलमेर में, ठीक है। बताओ क्या ये वर्षा समान है क्या? इतनी वर्षा यहाँ होती है, इतनी यहाँ होती है क्या? नहीं। यहाँ जो वर्षा की मात्रा है वो अधिक होती है, और यहाँ वर्षा की मात्रा कम। तो वर्षा का समान नहीं, असमान वितरण जो है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान की बात करें तो मासी राम को मत लो, ठीक है, झालावाड़ को ले लो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। तो क्या झालावाड़ में जितनी वर्षा होती है उतनी ही जैसलमेर में होती है क्या? ऐसा नहीं है। तो वर्षा का जो समान वितरण नहीं देखने को मिलता, अलग अलग पॉइंट जो वो हमें देखने को मिलते हैं। ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, रूडा, RUDA, रूडा। हाँ, रूडा की जो उद्योग के अंदर जो वो हम पढ़ते हैं, रूडा, रूडा की जो स्थापना है शायद 1995, 1995 में हुई शायद, है ना। अगर हम बात करें तो रूडा का क्या कार्य है? गैर कृषि क्षेत्र का विकास, यानी कृषि के अंदर जो क्षेत्र नहीं आते। शिक्षा, शिक्षा से संबंधित नहीं है ये। गाँव में बिजली, बिजली संबंधित नहीं है, कृषि से संबंधित नहीं है। ये जो है रूडा, ये संस्था ये काम कर रही है उद्योगों के लिए। जैसे कौन कौन सी संस्थाएं होगी? अब उद्योगों में हम पढ़ते हैं रूडा, राजसिको, राजसिको, रिको, राजसिको के बाद रिको, रिको के बाद राजकोन, राजकोन, है ना। फिर रूडा, RFC, ऐसे काफी। मैं थोड़े इनके सन कोशिश करता हूँ लिख दूं, है ना। RFC की स्थापना होती है 1955, राजकोन की स्थापना होती है 1978, रिको की स्थापना होती है 1980, राजसिको की स्थापना होती है 1961, और इसकी शायद 1995। थोड़ा सा देख लेना। क्लियर? मेरे को जितना याद था मैंने लिख दिया भाई। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गैर कृषि क्षेत्र का विकास। क्लियर? थार मरुस्थल में डाट, देखो, रन टाट पलाया, आपने नाम सुने होंगे। ये राजस्थान थार मरुस्थल के जैसलमेर जिले के अंदर प्रसिद्ध है। कहाँ फेमस है? जैसलमेर। चंद्र, चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त, गर्त का मतलब होता है कि इस प्रकार से खड्डा होना, ठीक है। ये खड्डा तो नहीं है, ये होता है गर्त, ठीक है। बड़ा खड्डा होता है उसे कहते हैं गर्त। उत्कुत बेसिन, उत्कुत या उत्खात बेसिन जो चंबल नदी, यानी कटी फटी जो भूमि है वो चंबल नदी के आसपास देखने को मिलेगी। नकली स्थान हमारे यहाँ नहीं है, अपने इधर देखो। इसका राइट उत्तर जो होगा
ऑप्शन नंबर 3। मरुस्थल में जैसे आप यहाँ एक अनुमान लगाओ कि एक मरुस्थल ये है मेरे भाई, ठीक, और एक मरुस्थल जो है वो ये है, ठीक है, और ऊपर जो है वो बने हुए हैं क्या भाई, बादल, और इन बादल से जो है वो क्या हो रही है, वर्षा। जैसलमेर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार यहाँ जो है वो स्थानीय लोग जो है मिलके वो यहाँ एक झील का निर्माण करते हैं। तो दो मरुस्थल के बीच बनने वाली झील को क्या कहते हैं, पलाया। दो मरुस्थल के बीच जो झील बनती है उसे बोलते हैं पलाया। और पलाया का अगर हम दूसरा नाम देखें तो हमें देखने को मिल जाता है ढाट, या टाट बोल सकते हो, है ना, क्लियर। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं। देखो ये ओल्ड जीके के हिसाब से प्रश्न पूछा है। राजस्थान के प्रॉपरली 12 जिले जो है वो मरुस्थलीय हैं, लेकिन प्लस उत्तरी जो भाग है इसके अंदर वो सिरोही का भी देखने को मिलता है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए क्या मरुस्थल में उत्तरी सिरोही आता है तो आप बोलोगे हाँ। और वैसे जिलों की संख्या जो है वो कितनी है, 12। और 12 के अलावा हल्का सा भाग सिरोही, तो इसको 13 नहीं कहेंगे, अपने अपने 12 ही कहेंगे। हल्का सा भाग आता है उत्तरी सिरोही का। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 की जनगणना में क्रम बताओ देश के अंदर। देखो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या पॉपुलेशन देखने को मिलेगी वो मिलेगी बिहार। कहाँ की मिलेगी, बाहर, बिहार की। और हमारे राजस्थान का जो स्थान है, नहीं यूपी, आई एम सॉरी, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन देखने को मिलेगी वो कहाँ के देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश। और हमारे राजस्थान का जो स्थान है वो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, 8वां। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। याद रखना आप। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 8वां। हमारा जो स्थान है, हमारी जो रैंक है वो कौन सी है, 8। 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना पढ़ के जाना 2011, प्रश्न जो है वो अच्छा देखने को मिल सकता है। 56 का मैदान, यानी नदियों से जो है वो भी प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। 56 का जो मैदान बनाने वाली नदी है उस नदी का नाम है माही। माही नदी द्वारा कौन सा मैदान बनाया जाता है, 56 का। और ये 56 का जो मैदान है मेरे भाई वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के अंदर बनाया जाता है, बनता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर जो है वो मैदान कौन सा बनता है, 56 का। माही नदी के उपनाम देखें तो याद रखो ABCD। ए से आदिवासियों की गंगा, बी से बागड़ की गंगा, सी से कांठल की गंगा, और डी से दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी किसे कहते हैं, माही नदी को। क्लियर। कैलाश सांखला जी, बहुत प्यारा प्रश्न है। इनका संबंध किससे है, बिश्नोई जाति से है, बाघ संरक्षण से है, काले हिरण संरक्षण से है, सांप संरक्षण से है। टाइगर मेन के नाम से जो है वो किन्हें जाना जाता है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है इस चीज को। तो टाइगर मेन के नाम से जो है वो कैलाश सांखला। कैलाश सांखला के प्रयास से 1 अप्रैल 1973 के अंदर जो है वो बाघ परियोजना की जो है वो शुरुआत होती है। ये प्रश्न भी सीईटी एग्जाम में पूछा गया है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है। तो वनों से और वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रश्न कन्फर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। एक अब देखो कितना माइंड से ये एग्जामिनर प्रश्न बना रहा है, हर टॉपिक से एक एक प्रश्न उठा रहा है, दो दो प्रश्न उठा रहा है। इसका मतलब आपको राजस्थान भूगोल के सारे टॉपिक जो सिलेबस में दिए गए हैं वो पढ़ने पड़ेंगे मेरे भाई। ऐसे नहीं है 2 टॉपिक पढ़ लो काम चल जाएगा, सारे टॉपिक को आपका नॉलेज होना चाहिए, सारे टॉपिक का। लेकिन प्रश्न ऊपर ऊपर से उठा रहा है, कोई ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा। अच्छा अगर आपसे पूछे बाघ डे कब आता है, बाघ दिवस। अगर आपसे पूछे बाघ वर्ष कब आता है तो ये बताओ आप। अगर बाघ डे का पूछेगा तो उत्तर याद रखना 29 जुलाई। 29 जुलाई को बाघ दिवस आता है। और 2010 के वर्ष को बाघ वर्ष घोषित किया है। बाघ वर्ष कब घोषित किया है, 2010 के वर्ष को। तो कैलाश सांखला अपने जोधपुर जिले के हैं, याद रखना। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 2, ये बाघ संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। टाइगर मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए माही कंचन और माही धवल, देखो नदियों के नाम आएंगे ना, माही, माही धवल, ये किसकी फसल है। तो मैं से माही और मैं से मक्का। मैं से माही, माही नदी का नाम आए तो याद रखना मक्का। माही कंचन और माही धवल किसकी किस्म है, मक्का। यानी प्रश्न कृषि से भी इन्होंने उठाए हैं, और वो भी किसमें, वो भी जो है वो किस्मों से उठाए हैं। जैसे बाजरा की किसी किसी किस्म है, गेहूं की कौन कौन सी किस्म है वहां से। पार्ले जी बिस्कुट को प्रश्न आए हुए हैं। पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री कहाँ है, मैंने अभी आपको बताइए अलवर के अंदर नीमराणा। अलवर के अंदर कहाँ भाई,
नीमराणा में जो है इसकी फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई है। तो ये प्रश्न जो है हमने वो सारे कंप्लीट किए, जितने हमसे हुए। एक क्लास और आएगी, उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के और प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। देखो ये प्रश्न किए हैं तो आपको एक आइडिया हुआ है कि हमें किस लेवल का कितना पढ़ना है। ज़्यादा इधर उधर माथा खपाई करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोर्सेस इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। जितने सोर्स हैं उनको बार बार रिविजन करो, उनको बार बार पढ़ो। और जिन साथियों के पास मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो तो बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो कतई एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं गारंटी से, चैलेंज से कह रहा हूँ ये बात। ये सब पार्ले जी, हेवेल्स फैक्ट्री वगैरह सब आपको जो है रूडा, रिको, राजकुंड सब जो है वो देखने को मिलेगा अच्छी तरह से। ठीक है, अपने मिलते हैं अगली क्लास में। और जो साथी आज इस यूट्यूब चैनल पर को पहली बार देख रहा है वो जरूर सब्सक्राइब करें। और मेंटरशिप प्रोग्राम की जो मैंने बात बताई है वो खास बात है, आप जरूर जुड़ जाना, बहुत फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। हम आपसे वादा करते हैं 50% प्लस आपके मार्क्स जो है वो हम दिखाएंगे हमारी क्लास से। ठीक है, तो अपने को इतने आते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, जिसकी तैयारी नहीं है। अब तैयारी है तो उनके लिए क्या बताएं, आप थोड़ा देख लिया करो, प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा। इंपॉर्टेंट बहुत, पूरा दिन लग जाता है इन प्रश्नों को तैयार करने में। आप ऐसे मत मानो कि हाँ बस ले आए, ऐसे नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट किस प्रकार के प्रश्न जो है वो लेने चाहिए, वो उतने तो टाइम लगता है इनमें। ठीक है, आपके लिए कर रहे हैं इतना कुछ, तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप अपने स्टेटस पर ये जो क्लास है वो जरूर शेयर करें। ठीक है, बस मैं इतना आभार मानूंगा कि आपने अपने स्टेटस पर ये क्लास लगाई है। सभी साथी अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं और लाइक जरूर कर देना क्लास को। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।